दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है कुंवर बलजीत सिंह की बुक बिग कैट एनकाउंटर्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में हैं। हमारी नई कहानी है मैन ईटर ऑफ कैंची। साल 2003 की बात है। मुझे बुलाया गया एक मैन ईटर को मारने के लिए जिसने कि 4 बच्चे मार दिए थे नैनीताल के पास में गर्म पानी इलाके में। यह जगह नैनीताल से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जब मुझे बुलाया गया था तो वो महीना था दिसंबर का, और जब उसने पहली वारदात की थी वो महीना था सितंबर का। यानी कि सितंबर से लेके दिसंबर तक उसने 4 बच्चे मार दिए थे। पहले कई शिकारी बुला लिए गए थे, लेकिन वो लेपर्ड उन्हें चकमा दे रहा था। 1 दिसंबर 2003 को मैं नैनीताल पहुंच गया। वहां मैंने मुलाकात की डीएफओ से, और उसके बाद उन्होंने सारा घटनाक्रम, उस मैन ईटर की जानकारी मुझे ब्रीफ की और मेरे लिए बुक कर दिया कैंची का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जहां मैंने बनाया अपना हेडक्वार्टर्स। अगले दिन फॉरेस्ट स्टाफ मुझे उन गांवों में लेके गया जहां पर मैन ईटर ने अपना दहशत का राज कायम किया हुआ था और जहां मार दिए थे 4 बच्चे। अब मैं जीप को उन पहाड़ों की तलहटी में लेके गया जहां पर इंसानों पे हमले किए थे उस आदमखोर ने। अब जहां पर जीप नहीं पहुंच सकती थी वहां पर मैं चल पड़ा पैदल। अब जब मैं जहां पहले वारदात हुई थी उस घर में पहुंचा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग चाहते नहीं हैं कि मुझे सफलता मिले, या फिर वो रखते हैं कोई दुर्भाव मेरे प्रति, क्योंकि जितनी दूरी मैंने तय करी थी मुझे उसका 1/3 ही करना पड़ता अगर वो मुझे पहले से वो इलाका बता देते। अब जब मैं पहुंचा बजेड़ी गांव तो मुझे वहां पर जो पहला विक्टिम था उसके घर जाने पर मालूम चला कि एक दूसरे शिकारी आए थे और उन्होंने गोली चलाई थी उस आदमखोर के ऊपर। गोली उसे लग भी गई थी लेकिन गलत जगह पे लगी थी। अब उसका एक पाँव इंजर्ड है। अब जो मुझे आश्चर्य हो रहा था ये बात जान के, वो ये कि जब डीएफओ ने मुझे ब्रीफ किया था या फिर फॉरेस्ट स्टाफ ने मुझे ब्रीफ किया था, ये बात उन्होंने मुझे बताई नहीं थी। गांव के लोगों ने मुझे वो खून के निशान भी दिखाए जो गांव के फुटपाथ पर बने हुए थे। जब मैंने देखा खून की बूंदों का तरीका तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि उसे चोट पैर पर नहीं लगी है, कहीं ऊपर लगी है। क्योंकि जिस तरह से खून की बूंदें गिर रही थी मुझे लग रहा था कि ये चोट उसके पैर पर नहीं है, उसके पुट्ठे पर है, यानी कि रम पर है। अब जब उन खून के निशानों का मैंने पीछा किया तो करीब 1 किलोमीटर दूर तक वो खून के निशान मुझे नजर आए। उसके बाद मिट चुके थे या गायब हो चुके थे। अब मुझे शंका हो रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आदमखोर अपनी चोट की वजह से मर चुका हो, क्योंकि उसके पुट्ठे पे चोट लगी थी। उसको बड़ी दिक्कत हो रही होगी शिकार करने में। काफ़ी दिनों से उसने किसी इंसान पे हमला भी नहीं किया था। मुझे ये शक था कि वो अपनी गुफा में या छिपने की जगह पे आराम कर रहा होगा और वहीं मर गया होगा। अब बजेड़ी गांव से हम लोग गए काफुल्टा की तरफ वाया बरगल। रास्ते में एक गांव और पड़ा था जिसका कि नाम था फल वाला फलानी। नाम सुन के मेरे मन में जिज्ञासा जागी और मैंने लोगों से पूछा कि फल वाला का मतलब क्या फ्रूट से है। गांव वालों ने बताया कि आपने सही अंदाजा लगाया, फल वाला का मतलब फ्रूट से ही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फलों के बागान हैं। अब जब हम लोग निकल के दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे बड़ी खुशबू फैली हुई थी, और ये खुशबू आ रही थी फलों के बगीचे से। और जब फलों के बगीचे पर मेरी निगाह पड़ी तो वो दृश्य देखने लायक था। अलग अलग रंग के फलों से लदे हुए अलग अलग पेड़ थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें सजाया गया है, और ऐसा लग रहा था कि कोई उत्सव चल रहा है जिसके लिए बेहतरीन तरीके से डेकोरेशन की गई है। अब ज़्यादातर जो फल थे वो साइट्रस फल थे, नींबू के थे, माल्टा के थे, कीनू के थे, संतरे के थे। और जो इस इलाके में बहुतायत से पाया जाता है, जो कि देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, उसे बोलते हैं काफल। सारे के सारे पेड़ फलों से लदे हुए थे, अलग अलग स्टेजेस में थे। कहीं ज़्यादा पक गए थे, कहीं कम पके थे। यही वजह है कि अलग अलग तरह के रंग आ रहे थे। अब इस इलाके में जो घर थे वो उसी तरीके के घर थे जैसे कि पहाड़ों पे मिलते हैं।
लेकिन जो यहाँ की सुंदरता थी, इस जगह को अलग जगह बनाती थी, वो थे यहाँ के फलों के बागान। हर घर में बगीचा था, हर घर में फलों के पेड़ थे, यहाँ तक कि फुटपाथ के किनारे भी फलों के पेड़ थे। जहाँ देखो अलग अलग तरह के रंग नजर आ रहे थे, सुंदरता ही सुंदरता थी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी पहाड़ पर घूमा हूँ, अलग अलग गांव पे घूमा हूँ। इतना सुंदर गांव मैंने कभी नहीं देखा। गांव के निवासी भी बड़े अच्छे थे, उन्होंने तरह तरह के फल हमें ऐसे ही खाने के लिए दिए। भूख की भूख मिट गई, आराम का आराम मिल गया, क्योंकि पिछले 6 घंटों से हम लोग लगातार चल रहे थे। बहुत सारे फल गांव वालों ने हमारे साथ बांध दिए, जितने हम कैरी कर सकते थे हमने कैरी किए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास जगह नहीं थी। अब हम लोग पहुंच गए काफुल्टा गांव। हमने वो जगह देखी जहां पर 10 दिन पहले उस आदमखोर लेपर्ड ने एक बच्चे को मारा था। ये गांव पहाड़ के ऊपर था। जब तक हमने चाय पी, जो कि गांव वालों ने हमें ऑफर की थी, तब तक हो गया था अंधेरा। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक आदमी हमारे साथ आने में डर रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि जब हम वापस लौटेंगे अंधेरा हो चुका होगा और एक रवीन को हमें पार करना पड़ेगा। वो रवीन जो कि कुख्यात है तेंदुओं के लिए। इस बात की जानकारी हमें थी नहीं। फॉरेस्ट वाला रुकना चाहता था गांव में ही, और उसने कहा कि अगर आप हमें गांव में रुकने की परमिशन दे देंगे तो अगले दिन मैं ताजी खबर लेके आऊंगा आपके पास, अगर खबर हुई तो। लेकिन जब हम लोग आ रहे थे तो हमें रास्ता तो पता था नहीं, तो हमें एक आदमी चाहिए था। तो उस फॉरेस्ट स्टाफ का जो जूनियर था, उसने वो हमारे साथ भेज दिया हमें रास्ता बताने के लिए। जब हम लोग आधे रास्ते में आ गए थे तो जूनियर स्टाफ ने बताया था कि उसका सीनियर क्यों रुक गया। उसने बोला था, ये जो पहाड़ी नाला है, मेरे बॉस इससे डरते हैं। और उसने ये भी बताया कि जब हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं तो कई बार हमने यहाँ पर लेपर्ड्स देखे हैं, कई बार फीमेल लेपर्ड देखी हैं बच्चों के साथ। अब हम लोग चलते जा रहे थे, कहीं रुक नहीं रहे थे। 9 घंटे हो गए थे हमें चलते हुए। हम लोग भूखे भी थे। सुबह जो हमने नाश्ता किया था उसके अलावा हमने कुछ खाया नहीं था, अगर उन फलों की बात छोड़ दी जाए तो। हमें अगले दिन के भी प्लान तैयार करने थे, नहीं तो अगला दिन हमारा बर्बाद होने वाला था। अभी हम लोग मैन ईटर की मेन टेरिटरी में थे और हमें चलना था 12 किलोमीटर, और वहां तक जाने के लिए जहां खड़ी थी मेरी जीप। इन 12 किलोमीटर के अंदर 6 किलोमीटर ऐसे थे जो कि उस आदमखोर तेंदुए का इलाका था। एकदम अंधेरा हो गया था, अंधेरी रात थी, चांदनी का कोई नामो निशान नहीं था। कभी कभी हमें पीछे से आवाज आ रही थी कि कुछ पत्थर गिर रहे हैं, मिट्टी गिर रही है, कभी हमारे साइड से। अब हम सारे के सारे लोग डरे हुए थे। हमें ऐसा लग रहा था कि वो मैन ईटर हमारा पीछा कर रहा है और हम में से एक को पकड़ने के मौके की तलाश में है। मैंने अपने सारे साथियों से कहा कि हर कोई एकदम चौकन्ना रहना, क्योंकि अगर आदमखोर को मालूम चल जाता है जिस पर वो हमला करने की फिराक में है, वो चौकन्ना है, तो फिर वो हमला टाल देता है। अब जो रवीन था वो बिल्कुल आदर्श जगह थी एक लेपर्डस के लिए कि वो अपने बच्चे दे। वहां पर पानी की स्ट्रीम थी, 3 साढ़े 3 फीट ऊंचे फर्न्स के प्लांट थे, आसपास लंबे ऊंचे पेड़ थे नाले के दोनों तरफ। ईश्वर की कृपा से और हमारे चौकन्ने रहने की वजह से हम लोग उस नाले से बाहर आ गए बिना किसी दुर्घटना के। अब रात के 11 बज रहे थे जब हम पहुंचे अपनी जीप पर, और हम चल चुके थे 30 किलोमीटर पिछले 12 घंटों में। अब ये बहुत ही थकाने वाली जर्नी थी, लेकिन इस जर्नी की वजह से मेरे आगे के प्रोग्राम में मुझे बहुत मदद मिली। पहले मुझे 2-3 किलोमीटर चलने में भी डर लगता था पहाड़ पर, लेकिन अब इतना चलने के बाद मेरा वो डर खत्म हो गया था। अगले दिन वो व्यक्ति, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का व्यक्ति, पिछले गांव में रुक गया था, या जो कि उस पहाड़ी नाले से डर रहा था, हमसे मिलने के लिए आया रेस्ट हाउस में। अब वो हमारे लिए खबर लेके आया था कि एक गाय मार दी गई है काफुल्टा गांव में, उस गांव में जहां वो रात रुका था। लेकिन वो खबर में ये नहीं बता पा रहा था कि उस गाय को आदमखोर ने मारा है या फिर मारा है एक नॉर्मल लेपर्ड ने। अब हम जल्दी से तैयार हो गए, क्योंकि काफुल्टा गांव पहाड़ी के ऊपर था और वहां जाने के लिए हमें चलना था 14 किलोमीटर। हमने हायर कर लिया एक नेपाली लेबरर को, जो कि कैरी कर रहा था हमारा फोल्डिंग मचान। फोल्डिंग मचान कैरी करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पहाड़ के लोग चारपाई का इस्तेमाल नहीं करते कि जिसे उल्टा रख दो पेड़ के ऊपर तो बन जाए मचान। अब उस नेपाली लेबरर को सकरे रास्तों में, खड़ी चढ़ाई वाले रास्तों में 50 किलो का वजन, जो कि उस
फोल्डिंग मचान हमारे खाने पीने का सामान मिला के था। आराम से चढ़ते हुए देखना, उसकी मेहनत को हमारा सलाम था। उसने केवल बाथरूम स्लीपर्स पहनी थी, मेरे पास केवल मेरी राइफल थी। उसे उठा के चलना ही मेरे लिए भारी हो रहा था। हम उससे 1 घंटा पहले चले थे, लेकिन वो हमसे 1 घंटा पहले पहुंच गया था काफुल्टा। क्या स्टैमिना था उसका। जल्दी ही हम लोग उस जगह पे पहुंच गए, यानी कि उस पहाड़ी नाले रवीन पर पहुंच गए जहां पर फॉरेस्ट गार्ड ने लेपर्डस को देखा था बच्चों के साथ। दिन की रोशनी में ये इलाका कुछ कुछ लग रहा था जैसे कि हो जोरासिक पार्क। अब एक पतला सा सकरा सा रास्ता था जिसके बगल में स्ट्रीम बह रही थी। वो आवाज तो कर रही थी लेकिन नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि दोनों तरफ ऊंची ऊंची फर्न्स की झाड़ियां थी। अब 3 फीट ऊंचे फर्न से हमें वो स्ट्रीम नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन जो उसकी आवाज थी वो उसका एहसास करा रही थी। अब पेड़ घने थे और पेड़ पे चढ़ी हुई थी लताएं। कहीं कहीं पे तो लताएं इतनी मोटी थी जितनी की एक आदमी की कलाई होती है, और अंदर जाके तो इतनी मोटी थी जितनी एक आदमी की जांघें होती हैं। अब इन लताओं ने ऐसी कैनोपी बना ली थी अलग अलग पेड़ पे चढ़ के कि उससे सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ सकती थी। अब इस जुरासिक पार्क वाले इलाके में आधा किलोमीटर चलने के बाद हम लोग आ गए ओपन फॉरेस्ट में। यानी कि फॉरेस्ट तो था, लेकिन कम से कम सूरज की रोशनी तो आती थी। 1 बजे दोपहर को हम लोग पहुंच गए कुफल्टा गांव, और वहां पर हमने बातचीत की गांव वालों से उस बच्चे पर हमले के बारे में। अब हम जब गांव पहुंच गए तो जो उस लेपर्ड ने एक शिकार किया था, हमने गांव वालों से बात की उस शिकार के बारे में। अब ये शिकार मैन ईटर ने किया था कि एक नॉर्मल लेपर्ड ने, ये हमें मालूम चल नहीं पा रहा था क्योंकि वहां पर नहीं मिल रहे थे पग मार्क, क्योंकि हमारे पास सैंपल नहीं थे मैन ईटर के पग मार्क के। अब जो ब्लड ट्रेल हमने देखा था उससे पूरी संभावना थी कि वो मैन ईटर मर गया हो कहीं किसी गुफा में, कहीं किसी छिपने की जगह पे, और ये जो शिकार किया है गाय का, ये दूसरे लेपर्ड ने किया हो। अब जब कुछ गांव वालों ने रिक्वेस्ट की कि सर आपको बैठना चाहिए, तो मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे मचान बनाकर बैठना चाहिए इस मरी हुई गाय के पास, और मैं बैठा। अब जब गाय को पास से जाके हमने देखा तो पाया कि उसके गले पे 4 कैनाइन दांतों के निशान हैं। इससे ये बात साबित होती थी कि एक बड़ा लेपर्ड था, अडल्ट था। अब 10 फीट के डायमीटर के एक हॉलो के अंदर वो गाय पड़ी थी, और उसके आसपास थी झाड़ियां। एक छोटा पेड़ उस हॉलो के नज़दीक में था, और कोई दूसरा पेड़ था ही नहीं। बाकी तो सैपलिंग्स थे, यानी कि छोटे छोटे तने टहनियों के आकार के। अब मैंने डिसाइड किया कि अपना फोल्डिंग मचान इस पेड़ पर ही बनवाऊंगा। हालांकि ये पेड़ मात्र 10 गज की दूरी पर था उस मरी हुई गाय से। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि मचान को कैसे बांधना है, कहाँ पे बांधना है, और मैं चला गया गांव लंच करने के लिए, वो लंच जिसे मैं अपने साथ लेके आया था। अब मैंने डिसाइड किया था कि मैं उस मचान पे बैठूंगा दोपहर के 3 बजे, क्योंकि लेपर्ड जब दिन छिपने को होता है, अंधेरा आ रहा होता है, उस वक्त निकलता है अपनी गुफा से या जहाँ पर भी वो छिपा होता है। अब क्योंकि ये सर्दियों का मौसम था और जहाँ पर गाय पड़ी थी वो सुनसान इलाका था, इंसानों की वहाँ पर दखल नहीं थी, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो लेपर्ड समय से पहले आएगा। अब मैंने जल्दी से अपना लंच फिनिश कर लिया, थोड़ा सा मैंने आराम किया। अब मैं मचान पर जाने के लिए तैयार था। अब एक लैडर यानी कि नसेनी सीढ़ी लगा के मुझे चढ़ना पड़ा उस मचान पर। मैं चढ़ा, मेरा हेल्पर चढ़ा, और फिर वो सीढ़ी हटा ली गई। अब जब हम मचान पर बैठ गए तो हमने देखा कि वो उस तरफ को झुक रहा है जिस तरफ वो मरी हुई गाय पड़ी है। ऐसी चीज़ें अक्सर हो जाती हैं अगर आप मचान बनाते वक्त सामने नहीं खड़े रहो, संदेशे की खेती करो, क्योंकि बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता। तो जब तक आप अपने सामने मचान ना बनवाओ, ऐसी गलतियां होती रहती है। एक लेसन था जो जल्दबाजी में हमें भूलना नहीं चाहिए था। अब क्योंकि लेपर्ड के आने का टाइम हो रहा था, अब हम कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय उस झुके हुए मचान पर बैठे रहने के। अब हमारी पोजीशन बड़ी ही खतरनाक थी, हम तिरछे मचान पर बैठे थे। अगर लेपर्ड आता और हम जरा सा भी हिलते तो शायद हम लेपर्ड पर ही गिर जाते। लेपर्ड भी कहता कि भैया गोली से ही मार लेते।
दबा के क्यों मारा। अब जब हम लेपर्ड पे गिर जाते तो क्या हुआ होता, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। क्या लेपर्ड सरप्राइज हो जाता या फिर डर के मारे हमारी जान निकल जाती, इसका अंदाजा तो आपको लगाना है। अब आप इसे किस्मत कहें या बदकिस्मती, वो लेपर्ड आया नहीं। 5 घंटे हम उस मचान पर बैठे। रात के 8 बजे हम नीचे उतर गए। अब हम वापस रेस्ट हाउस पर गए। मैन ईटर का इलाका उस पहाड़ी के ऊपर की तरफ 6 किलोमीटर में था। तो जब तक हम 6 किलोमीटर तक नीचे नहीं उतर आए, हम लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट थे। उसके नीचे वो मैन ईटर उतरा हो ऐसी कोई खबर हमें मिली नहीं थी। फिर थोड़ा हम रिलैक्स्ड हो गए। अब जब उस 6 किलोमीटर के पहले 3 किलोमीटर हम आए थे तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैंने बार बार टॉर्च मारी, पीछे मुड़ के, दाएं बाएं, आगे पीछे, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया। अब हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें पत्थर गिरने की आवाज़ आई, वैसी ही आवाज़ जो हमें पिछली रात भी आई थी। अब हम गांव के नज़दीक से गुजर रहे थे, अब भी आवाज़ आ रही थी। मैं टॉर्च घुमा रहा था यहाँ वहाँ, लेकिन कुछ नज़र आया नहीं। कुछ बुरा हुआ भी नहीं हमारे साथ और हम पहुंच गए रेस्ट हाउस। अगले दिन हम फिर काफुल्टा गए ये देखने के लिए कि गाय को लेपर्ड ने खाया है कि नहीं खाया। लेकिन जिस जगह पे हमें पत्थर गिरने की आवाज़ आ रही थी, हमने सोचा देखें ज़रा यहाँ पर क्या था। जब देखा तो डर के मारे हालत ख़राब हो गई। एक लेपर्ड के पगमार्क हमारे फुटप्रिंट्स के ऊपर बने हुए थे। काफ़ी दूरी तक लेपर्ड ने हमारा पीछा किया था, लेकिन ये मैन ईटर था कि एक नॉर्मल लेपर्ड, ये हमें कभी मालूम नहीं चल पाएगा। अब जब हम गाय पर पहुंचे, मरी हुई गाय पर, तो देखा उसे लेपर्ड ने खाया नहीं था। इसका मतलब वो लेपर्ड वहां पर आया था, उसने हमारे मचान पर, या यूं कहें झुके हुए मचान पर, हमें देख लिया था। उसके बाद उस शिकार को उसने छोड़ दिया था। अब हम काफुल्टा गांव गए और भी दूसरे गांव में गए, लेकिन हमें कोई नतीजा नहीं मिला। 4 दिनों के बाद हमें खबर मिली कि काफुल्टा गांव के पास में 3 बकरियों को मारा है लेपर्ड ने। जहां पर यह हमला किया गया था उस गांव का नाम था जाख गांव। जब हम वहां पर पहुंचे तो हमें 2 मरी हुई बकरियां पड़ी हुई मिली। एक बकरी को पास के गांव वाले उठा के ले गए थे। अब दोनों बकरियां एक दूसरे से 50 गज की दूरी पर पड़ी हुई थी। दोनों के गले में थे कैनाइन दांतों के 4 निशान। सिर्फ उन्हें मारा गया था, जरा सा भी कहीं से खाया नहीं था। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि लेपर्ड इकलौता ऐसा जानवर होता है जो मज़े के लिए खेल खेल में शिकार करता है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा डेड बॉडीज़ अपने सामने देखना पसंद होता है। यानी कि भूख नहीं लगी है फिर भी मार देता है। कई बार वो कई शिकार कर देता है, कभी कभी एक को खाता है, कभी कभी एक को भी नहीं खाता है। वही हुआ था यहाँ पर। इसीलिए जो गाँवों में मान्यता है कि लेपर्ड शिकार करता है, उसके गले से उसका खून चूस लेता है फिर चला जाता है, भ्रांति लोगों के मन में इसलिए आती है क्योंकि कई बार वो शिकार करता है अपने आनंद के लिए, अपने मज़े के लिए, बिना खाए चला जाता है। लेपर्ड अपने शिकार को गला घोंट के करता है। एक बार जो उसके चंगुल में आ गया, जहाँ उसने अपने फैंक्स यानी कैनाइन दांत गाड़ दिए, फिर वो बचता नहीं है। चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो है बकरी या फिर कोई छोटी गाय। डीएफओ ने एक दूसरी शिकार पार्टी यानी कि हंटिंग पार्टी यानी दूसरे शिकारी बुलाए थे। शायद उनके ऊपर था कोई पॉलिटिकल प्रेशर। अब वो जो नई शिकार पार्टी थी वो मेरे जान पहचान के लोग ही थे। तो हमारा आपस में ये समझौता हुआ कि जहाँ पर ये बकरियां मरी हैं हम लोग 2 अलग अलग मचान बनाएंगे, क्योंकि दोनों बकरियां 50 गज की दूरी पर थीं। तो एक बकरी के पास एक मचान, दूसरी के पास दूसरा मचान। अब वो जो दूसरी शिकार पार्टी थी उसमें जो एक मेंबर था वो शहरी शिकारी था, यानी शिकार की समझ नहीं रखता था, शिकार करना चाहता था। वो खा रहा था पोटैटो चिप्स, बार बार अपनी पोजीशन भी बदल रहा था। जब उसने अपनी ये हरकतें जारी रखी तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा है नहीं। इतनी आवाज़ के बाद मैन ईटर आएगा नहीं, क्योंकि लेपर्ड के सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग मचान से नीचे उतरे, चल पड़े रेस्ट हाउस की तरफ। अब मैंने गांव वालों से बात की। मैंने कहा कि 15 दिन हो चुके हैं, हमें उस लेपर्ड का कोई सुराग भी नहीं मिला है और उसने किसी इंसान पे हमला भी नहीं किया है। पूरी संभावना है कि जो खून के निशान हमें मिले थे या उस लेपर्ड को जो गोली लगी थी उससे वो कहीं किसी गुफा के अंदर मर गया हो। अगर नहीं मरा है तो वो डर गया हो
और उसने छोड़ दिया हो इस इलाके को, क्योंकि जब उसे गोली लगी तो उसने कहा होगा, तुम्हारी माँ की बहन, तुम्हारी मौसी, तुम तो गोली मारते हो यार। अब जो दूसरी शिकार पार्टी थी, 2 दिन तक तो वो वहां रहे, लेकिन उनका भी धैर्य जवाब दे गया, वो भी वहां से चले गए। मैं 4 दिन तक और रुका, लेकिन फिर भी कोई घटना नहीं हुई, कोई सुराग नहीं मिला। तो मैं डीएफओ से मिला, उन्हें वादा किया कि अगर कोई भी घटना होगी, जैसे ही आप मुझे खबर भेजेंगे, मैं फौरन आऊँगा। मैं अपने घर आ गया। कई दिनों तक कोई घटना नहीं हुई, तो ये मान लिया गया कि वो आदमखोर कहीं पर मर गया है और ये केस क्लोज कर दिया गया। अब ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि हमेशा आदमखोर को मारने में हमारा हाथ ऊपर नहीं रहता है। कई बार मैनीटर भी भारी हो जाता है, कई बार किस्मत, कई बार बदकिस्मती। अब इस केस में या तो वो मैनीटर मर चुका था, या उस इलाके को छोड़ के चला गया था, या वो बहुत ज़्यादा शातिर था, अंडरग्राउंड हो गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।